हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जय जिनेन्द्र। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 भाग 2 पृथ्वी के स्थल रूप। बच्चों, इसी अध्याय के प्रथम भाग में हमने मुख्य पर्वतों के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब इसी अध्याय के भाग 2 में हम पठारों के बारे में अध्ययन करेंगे। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, तथा इसका ऊपरी भाग टेबल के समान सपाट यानी कि फ्लैट होता है। ये देखिए बच्चों, ये पठार है और ये इसका ऊपरी भाग है। ये टेबल के समान नीचे से खड़े हुए होते हैं और ऊपर से फ्लैट यानी कि सपाट होते हैं। साथ ही पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं। क्योंकि ये टेबल का जैसा होता है तो उसके किनारे भी कई हो सकते हैं और इनके ढाल खड़े हुए होते हैं, यानी कि जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पठार खड़े हुए ढाल वाले होते हैं। और पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की ही तरह पठार भी नए एवं पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया एवं युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के पठारों के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। बच्चों, अब हम पठारों की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। पठार हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि उनमें खनिजों मिनरल्स की प्रचुरता होती है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत का छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज का भंडार है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात वाटरफॉल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार की जलप्रपात वाटरफॉल्स के उदाहरण हैं। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बच्चों, पठारों के बारे में जानने के बाद अब हम मैदानों के बारे में जानेंगे। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे भारत का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वो हिमालय से निकली गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है। गंगा नदी में उसकी सहायक नदियां जैसे कि घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि नदियां गंगा नदी के साथ मिलती हैं, और जिस क्षेत्र से गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ प्रवाहित होती है, वहां पर ये विशाल मैदानों का निर्माण होता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि किस प्रकार नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। यहाँ ध्यान देंगे, नदियां पर्वतों के ढालों से नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपर्दित कर देती हैं। अपर्दित करना यानी कि किसी चीज का टूटना। जब नदियां पर्वतों से नीचे की ओर बहती हैं, तो कई पदार्थ पानी के माध्यम से अपर्दित यानी कि टूटते हुए नदी के पानी के साथ बहते हुए नीचे आ जाते हैं। वे अपर्दित यानी कि टूटे हुए पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले आती हैं। अपने साथ लाए गए पदार्थों जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित यानी कि जमा कर देती है, और इन्हीं निक्षेपों के माध्यम से
निक्षेप यानी कि इन्हीं पदार्थों के माध्यम से जो कि नदी अपने साथ बहा करके ले आती है, उन्हीं के जमने से मैदानों का निर्माण होता है। अब हम मैदानों की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, इसलिए यह मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित गंगा का मैदान विश्व का सबसे बड़ा मैदान है और चीन में यांगत्से नदी का मैदान बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ खेती करना बहुत आसान होता है क्योंकि नदियों का जल आसानी से मिल जाता है। बच्चों, हमने विभिन्न स्थलों के बारे में जान लिया है। अब हम यहाँ के लोगों की क्रियाकलापों के बारे में जानेंगे। स्थल रूपों की विभिन्नता के कारण लोग विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जो क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन यापन मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण बनाना और भूमि पर कचरा डाल देना, उन्हें गंदा करना। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए ही नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी को सुरक्षित रखें। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी अंतर होता है। बच्चों, हमारा यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। आगे के नए अध्याय के साथ हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।